नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम में क्विक रिवीजन टेस्ट 6 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। कल हमने 5 डाला था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आइए देखें आज का क्विक रिवीजन टेस्ट 6 का पहला सवाल। आज भी 35 सवाल लिए गए हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। पूरा देखिएगा, आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा, इसलिए कराए जा रहे हैं। पहला सवाल है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके होते हैं? मैं बता दूं, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर आप समझ गए होंगे, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, इस सारे बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। 2-4 क्वेश्चन देखने से कुछ जानकारी नहीं होगा। ब्रोमीन होती है, कैसी होती है? रंगहीन, भूरी, कैसी होती है? इसका सही जवाब है डी, लाल तत्व, लाल द्रव। ब्रोमीन जो है समान ताप पर गहरे लाल यानी कि ब्राउन रंग का द्रव है। यह वर्ग 17 का सदस्य है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, कौन कौन सी गैस वेल्डिंग कराने जाते होंगे, कौन कौन सी गैस उसमें होते हैं? वेल्डिंग में सामान्यतया ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इनमें परस्पर रासायनिक क्रिया निम्न प्रकार से होती है। बहुत लंबा फार्मूला है। इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो नोट करते हुए चलें दोस्तों। पीडीएफ के चक्कर में रहिएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा, पीडीएफ धरा का धरा रह जाता है। आप यहीं से देख के उतार लीजिए। गैल्वेनाइज्ड लौह के पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? इसका सही जवाब है ए, जस्ते की। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल कराया जा चुका है। आइए देखो अगला सवाल। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7600 7600। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कपड़े साफ करने वाले को, इसका सही जवाब है सल्फोनेट। ध्यान रखिएगा, सारे सवाल जो हैं बीपीएससी के हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, उसको क्या कहते हैं? मानव पसीने के माध्यम से मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम तत्व उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त गंधक भी निकलती है। इसके अनुसार जो है आंसर जो है गंधक और मैग्नीशियम दोनों दिया है, आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और गंधक दोनों निकलता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा, तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आपके लिए। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये दिखेगा आपको क्वेश्चन। आइए देखो अगला सवाल। ये तो हर साल एक पूछता ही है इसमें से। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार आपको दिखेगा, इसको तो लिख ही लीजिएगा।
ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ठोस CO2, NH4Cl। इसके अनुसार सही आंसर ए। इसको जरूर नोट किया कीजिए, ये तो अधिकतर बार देखा गया है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? यह सवाल भी कराया जा चुका है, फिर भी बता दें, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा नियंत्रित करता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन सी है एंटीबायोटिक? इसमें भी एक से ज़्यादा दिए हुए हैं, क्योंकि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक औषधि है। इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सल्फाडाइजिन को भी सल्फा एंटीबायोटिक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। गेहूं, जौ, चावल एवं मक्का सभी जो है विभिन्न प्रकार के अनाज हैं जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं, परंतु चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा हमारे भोजन का सबसे प्रमुख भाग होते हैं। बिहार वालों के लिए तो खासकर है, इसलिए सही जवाब जो है चावल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दी गई धातुओं में सबसे अधिक भारी धातु प्लेटिनम है, क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक है। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका किसका होता है? स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लोहे तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्रोमियम जो है लगभग 10.5% होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार सही जवाब बी, लोहे और क्रोमियम। आइए देखिए अगला सवाल। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह किससे बना होता है? इसका सही जवाब है जिप्सम। ध्यान रखिएगा, हड्डियां टूटने पर देखते होंगे प्लास्टर आप, किसका बना होता है? जिप्सम का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। सॉरी, तबीयत खराब है फिर भी बना रहा हूं। द्विआबंधों से आबंधित दो कार्बन परमाणुओं का हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है। समझ गए होंगे, इसलिए इसका सही जवाब जो है बी, एल्कीन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सिरके का रासायनिक नाम है, ये सवाल भी बार बार दिखा गया है। इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। साइंस के हो गए, अब कुछ जीके के हो जाए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी?
बता चुका है, इन सब पे अधिकतर सवाल बनता है, इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। मैं डेली बोलता हूँ कि इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। इसका सही जवाब है राजगिरी में। चारों का अब ध्यान रखिएगा, चारों बौद्ध संगीति। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बहुत अच्छा सवाल है। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है शक कुषाण शासकों ने किया तथा भीम कड़फिसस द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ध्यान रखिएगा। जहाँ तक व्यापक स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है तो कनिष्क के समय में ये व्यापक रूप से प्रचलन में आया। इसमें किसका किसका नाम दिया है, इसके अनुसार इसमें एक दो ज़्यादा दे दिया, इसलिए ई ऑप्शन होगा। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा था? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे, कहाँ के थे, सब लोग जानते होंगे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ये सवाल भी बन चुका है, बीपीएससी का ही है। इसका सही जवाब है सी बालपुत्र देव। नाम ध्यान रखिएगा, ये सब बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, प्रश्न वही लिए गए हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? मैं बता दें कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच एक अज्ञात लेखक द्वारा की गई, इसलिए इसका आंसर पहले ही समझ जाइए ई होगा। फिर भी और किताबों का बता देते हैं। प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्टोरिका, टोलमी की रचना जियोग्राफी तथा एस्ट्रेब्रो की रचना जियोग्राफिया है। ध्यान रखिएगा, बाकी जो है इसका आंसर ई है। अज्ञात लेखक ने लिखा है, ऐसे सवाल तो पूछना नहीं चाहिए बीपीएससी को। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, कहाँ मिलता है? ताज उल मासीर नामक ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी। इस रचना में 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वर्णन इसी रचना में मिलता है। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए इसका सही जवाब जो है सी ताज उल मासीर। नाम आप ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही जवाब है सी अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, सारे अच्छे सवाल हैं जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही जवाब है सुहरावर्दी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी सेटों में आ चुका है। आइए देखें अगला सवाल। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसमें भी जो है एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि लोधी वंश के शासक, ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी की सैन्य व्यवस्था जो है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी, जिनमें सैन्य इकाइयों को 100, 1000, 10,000, 1 लाख तथा 10 लाख सैन्य संख्या में निश्चित थी। शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह,
तथा इस्लाम शाहसूर वंश के शासक थे, जिनके काल में सैन्य टुकड़ियाँ इकाइयाँ का विशेष तथ्यात्मक विवरण नहीं मिलता है। अतः विकल्प ई जो है सही उत्तर है। समझ गए होंगे पूरी बात, इसलिए समझा दिया कि उत्तर जो है इसका ई दिया है बीपीएससी के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ब्रिटिश व्यापारी तथा यात्री विलियम फ्रिंच ने अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद के किले का विवरण प्रस्तुत किया है। उसके यात्रा वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें जो है आप नाम समझ गए होंगे, सी विलियम फ्रिंच। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? कौन सुल्तान था? शाह मीर वंश के सुल्तान जैनुल आबिदीन मध्यकालीन कश्मीर में 1423 से 1474 ईस्वी तक शासन करने वाले सुल्तान थे। वे मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में गिने जाते थे। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन नाम। ध्यान रखिएगा। फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब है हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? बहुत बार ये सवाल लिखा गया है, एक बार नहीं है, बहुत बार। सब लोग जानते होंगे दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हीं की है। वे ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय भी थे। इस पे भी सवाल बनता है। उन्होंने वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया था। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब बी, दादा भाई नौरोजी। ज़्यादा तेज बोलने से खांसी आ जा रहा है दोस्तों, तबीयत खराब है फिर भी बना रहा हूँ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं सब। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? सब लोग जानते होंगे बिहार दिवस कब से मनाया जाता है? 1912 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? सब लोग जानते हैं राजकुमार शुक्ल। कितनी बार बताया जा चुका है, अब पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। चंपारण को विशेष ध्यान दीजिएगा। चंपारण पे भी 3 प्रश्न थे इस साल 66 में। 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर अधिवेशन में घोषणा किए थे, तो सब लोग जानते होंगे। देखिए आंसर की दिया गया है, आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर अपना वहाँ से ले सकते हैं। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो ऐसे इसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।